ગુજરાત વિધાનસભા 2022ની ચૂંટણી જાહેર થઈ ગઈ છે। 1 ડિસેમ્બર અને 5મી ડિસેમ્બર બે તબક્કામાં તમામ 182 બેઠકો માટેની ચૂંટણી યોજવામાં આવશે। રાજકીય પક્ષો દ્વારા પ્રચાર ઝુંબેશની તૈયારી પણ આખરી ઓપ અપાઈ રહ્યો છે। મહત્વપૂર્ણ રીતે ભારતીય જનતા પાર્ટીનો સવાલ છે ત્યાં સુધી કેન્દ્રીય નેતાઓ પણ પ્રચાર ઝુંબેશમાં લાગી ગયા છે, કારણ કે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ જે પણ લક્ષ્યાંક સિદ્ધ કર્યો છે તે દિશામાં આગળ વધવા માટે કેન્દ્રીય નેતાઓ પણ ગુજરાતની મુલાકાતે આવી રહ્યા છે। આજે ગુજરાતના અતિથિ છે राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी। सुधांशु जी, मंतव्य न्यूज़ में आपका स्वागत है। सर, सबसे पहला सवाल, जो आप गुजरात आते हैं, इस साल मुझे पता चला है आप बार बार भी आए हैं, गुजरात की राजकीय स्थिति के बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, गुजरात एक ऐसा राज्य है जिसने भारत की राजनीति में अवधारणा को परिवर्तित किया। जब हमारी पहली बार सरकार बनी है 1995 में, बाद में 97 से लगातार है, तो ये 90 का दशक और 2000 के दशक का दौर वो था जब एंटी इनकम्बेंसी भारत की राजनीति का एक स्थापित सत्य माना जाता था। सरकार आई है तो उसके खिलाफ माहौल बनेगा, अगली बार वो हार जाएगी। पर मोदी जी जब आए 2001 में, उसके बाद ये अवधारणा बदल गई और प्रो इनकम्बेंसी का कॉन्सेप्ट आ गया। अच्छा कार्य करेंगे और जनता उसको हमें समर्थन देगी। और फिर आपने देखा धीरे धीरे वो कॉन्सेप्ट अन्य राज्यों में गया, केंद्र में गया, और पहली बार मतलब नेहरू जी के ज़माने के बाद वो पहले प्रधानमंत्री बने जिन्होंने दोबारा सत्ता हासिल की और पहले से ज़्यादा बहुमत के साथ सत्ता हासिल की। अब आपने देखा अनेक राज्यों में भी वही प्रो इनकम्बेंसी का कॉन्सेप्ट आया। उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जहाँ माना ही नहीं जाता था कि कभी कोई सरकार रिपीट होगी, यानी 1985 का दौर छोड़ दें जो इंदिरा जी की हत्या के बाद हुआ था, वरना 50-60 साल से वहाँ कभी कोई नहीं आया था, वहाँ रिपीट हो गई। तो इसका अर्थ ये हुआ कि गुजरात ने ये ट्रेंड शुरू किया था, और आज जब आज़ादी के अमृत महोत्सव के काल में गुजरात की धरती के एक सपूत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक विराट योजना के तहत आगे बढ़ रहा है, तो क्या गुजरात उसमें साथ नहीं रहेगा? गुजरात सिर्फ साथ नहीं रहेगा, अग्रणी भूमिका निभाएगा। और चूंकि अमृत काल का पहला चुनाव है, इसलिए मैं आश्वस्त हूं कि गुजरात की जनता इस बार पिछले सभी कीर्तिमानों को तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सबसे बड़ा ऐतिहासिक जनादेश देगी। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो विकास की राजनीति, नई राजनीति के साथ जो गुजरात को आगे ले जाने का संकल्प किया है, गुजरात के बारे में किस प्रकार का विकास हुआ है, आप क्या कहोगे उसके बारे में? देखिए, मेरा मानना है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक लकीर खींची थी, जो आधार बनाया था, जिसपे गुजरात पिछले 21 वर्षों में चला है, उसमें विकास, जन कल्याण और गुजरात गौरव तीनों थे। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। जन कल्याण की दृष्टि देखें, हर घर में नल, हर गरीब व्यक्ति को स्वास्थ्य की सुरक्षा, गैस के कनेक्शन, आदिवासी क्षेत्रों में वनबंधु योजना, इस प्रकार से उनको आगे बढ़ाना। यहाँ तक कि पहले स्कूल ड्रॉप आउट जो 30% के आसपास होता था, 1.7% के आसपास हो गया, यानी शिक्षा का स्तर ऊपर उठाना। फिर आप आइए विकास के ऊपर, तो अभी आपने देखा कि पहली बार फाइनेंशियल टेक सिटी अहमदाबाद के पास बन रहा है, तो भारत का पहला फाइनेंशियल टेक सिटी। आप सोचिए कि भारत में हमारी सरकार आने से पहले, केंद्र में आने से पहले भी भारत मिसाइल बना देता था पर हवाई जहाज़ नहीं बना पाता था। ये बात तर्कसंगत लगती है क्या? नहीं। अब देखिए डिफेंस प्रोडक्शन में जिस ढंग से चीज़ आगे बढ़ी, अभी आपने देखा डिफेंस एक्सपो हुआ है अहमदाबाद में, और आपने देखा कि पहली बार भारतीय वायुसेना के लिए एयरबस के साथ कोलैबोरेशन में वो फैक्ट्री गुजरात में बन रही है। ये विकास के एक नए आयाम है, फाइनेंशियल टेक सिटी और हो या डिफेंस प्रोडक्शन में हाई टेक इंस्ट्रूमेंट्स का बनना। अब तीसरा है गुजरात गौरव, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति, यानी अगर एक दृष्टि से कहा जाए कि व्यक्तियों की जितनी भी मूर्तियां पूरी दुनिया में हैं, उसमें विश्व के आकाश में सबसे ऊंचा स्थान उन्होंने दिलाने का जो कार्य किया है, वो निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है। तो मैं कह सकता हूँ कि गुजरात का गौरव हो, विकास हो या जन जन का कल्याण हो, ये तीनों आधार मोदी जी ने सेट किए थे, और गुजरात बहुत तेजी से उस पर आगे बढ़ रहा है, और ये सरकार दोबारा आने के बाद और द्रुत गति से उस पर आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। सर, एक संकल्प और भी है कि भारत कांग्रेस मुक्त, ये सही साबित होता जा रहा है, लेकिन भाजपा जो है कांग्रेस युक्त बन रहा है, आप क्या कहेंगे? देखिए, जब हमने ये बात कही थी कांग्रेस मुक्त, तो इसका अर्थ एक पार्टी, व्यक्ति या सिर्फ परिवार से नहीं था, एक प्रवृत्ति से था। भारत की राजनीति में जितने भी दुर्गुण आए, सबकी गंगोत्री कांग्रेस साबित हुई। भ्रष्टाचार, परिवारवाद,
अपराधीकरण, जातिवाद, घनघोर और खतरनाक स्तर तक का अल्पसंख्यक तुष्टीकरण, आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों तक जाके राजनीति करना, ये सब उन्होंने शुरू किए। तो जब ये कहा कि कांग्रेस मुक्त, इसका मतलब इन समस्त विचारों, बुराइयों और दुर्गुणों से भारत की राजनीति को मुक्त करना, और उस दिशा में हमें सफलता मिली भी है। हाँ, तो सर आपने जो बताया कि कांग्रेस मुक्त हुआ, लेकिन कांग्रेस के लोग ही भाजपा में आ रहे हैं, तो आप बोलते हैं कि भाजपा की विचारसरणी, तो उसके बारे में आप क्या कहोगे? जैसे मैं बताना चाहता हूं, जैसे क्योंकि गुजरात की जहाँ तक सवाल है, शंकर सिंह वाघेला से आप शुरू करो। अभी तक जो भी मंत्री है, जो भी अभी भी आने का सिलसिला जो है वो चालू ही रहता है। देखिए, मैंने कहा कि कांग्रेस एक प्रवृत्ति का प्रतीक थी। उस प्रवृत्ति से भारत की जनता को मुक्त करना था। इसलिए वो सिर्फ एक संगठन और एक स्थान नहीं है। यदि कोई व्यक्ति आया, मान लीजिए दूसरे दल से आया, आप देखिए भाजपा में आने के बाद किसी भी व्यक्ति ने, दूसरे दल से आए व्यक्ति, क्या भाजपा के मूल विचार के विरुद्ध कुछ बोला? कभी हमारे साथ ऐसी स्थिति आई कि उसने हमारे विचार, राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, विकास, हिंदुत्व, किसी के ऊपर कुछ ऐसा बयान दिया हो कि हमें कहना पड़ा नहीं नहीं, ये तो उनका निजी बयान है, ये उनका व्यक्तिगत बयान है, जो कांग्रेस और अन्य पार्टियों में आम बात है। कभी कोई कुछ भी आके बोल जाता है और फिर उनको कहना पड़ता है उनका निजी बयान है। इसलिए हमने एक भारतीय राजनीति में व्यवस्था और विचार में एक परिवर्तन किया था। अब वो परिवर्तन की प्रक्रिया आगे बढ़ रही, जो हमारे साथ भी आता है तो वो परिवर्तन में जब तक उसकी निष्ठा नहीं होती वो नहीं आता। इसीलिए कभी वो उस व्यवस्था के खिलाफ, उस परिवर्तन के खिलाफ आपने कोई भी बयान आप पिछले 30-40 वर्षों में कोट करके नहीं बता सकते। मोदी जी के कालखंड से पहले का भी देख लें तो। सर आपने जो बताया कि कोई भाजपा में आने के बाद नहीं बोलता, तो भाजपा का खेस पहन लिया तो फिर उनको डिसिप्लिन में तो रहना ही होगा। भारतीय जनता पार्टी एक डिसिप्लिन पार्टी है, वो तो एकदम सच बात है। लेकिन कांग्रेस के वो लोग जो थे, वो भाजपा की विचारसरणी को कैसे पार करेगा? क्योंकि जिस वक्त वो भाजपा में था, कांग्रेस में था, उस वक्त उसने जो भी नेताओं के समक्ष भी जो आरोप किए हैं, जैसे कि मैं हार्दिक पटेल का एक उदाहरण सिंपल आपको दूं, जो अमित शाह को जनरल डायस कहता है, नरेंद्र मोदी जी सर को वो हिटलर बात की थी, ऐसे कई आक्षेपों भी उनके पर लगाए हुए, तो उनको भाजपा में क्यों लिया जाता है? और उनसी वजह से, ये वजह से क्या भाजपा के जो कार्यकर्ता है, जो भी जमीनी से काम कर रहा है, आज तक काम कर रहा है, तो क्या उन लोगों को अन्याय नहीं होता क्या? देखिए, जब चुनाव में लड़ना होता है तो हम कार्यकर्ताओं का कार्य, उनकी निष्ठा, उन्होंने कितने लंबे समय कार्य किया, वह भी देखना होता है। जनता के मध्य प्रभाव भी देखना होता है और विजय की संभावना भी देखनी होती है, जिसको विनेबिलिटी कहते हैं। तो तीनों को ध्यान में रख के कार्य किया जाता है। तो ऐसे में कभी एक फैक्टर, कभी दूसरा फैक्टर और तीसरा फैक्टर, तीनों के अनुसार होता है। रही बात इसकी कि अगर किसी ने हमारे बारे में अपशब्द बोले, तो मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी तो उस परंपरा के प्रतीक हैं जो कहते हैं कि अपने बारे में व्यक्तिगत आक्षेप से वो विचलित नहीं होते। उनके बारे में तो क्या क्या किस किस जमाने में नहीं कहा गया, परंतु इन सारी बातों से विचलित हुए बगैर वो राष्ट्र की सेवा में, व्यवस्था में आगे बढ़ते रहते हैं। और यहाँ मैंने जब बात कही तो ये नहीं कह रहा हूँ कि अनुशासित पार्टी का मतलब मोदी जी के खिलाफ नहीं बोला। वो तो कोई भी नेता जाके वहाँ सोनिया गांधी के खिलाफ भी नहीं बोलता है, मगर मैं कह रहा हूँ विचार के विरुद्ध। जैसे वहाँ जाकर कोई भारत माता के खिलाफ बोलने लगेगा, कोई किसी के खिलाफ बोलने लगेगा, कारण अंतर क्या है? हम मूलतः एक विचारधारा प्रेरित और कैडर आधारित पार्टी है, और अन्य पार्टियां चाहे कांग्रेस हो या अन्य दल हो, ये विचारधारा विहीन लीडर आधारित पार्टी, इनकी कोई विचारधारा नहीं। इनको सत्ता के लिए जहां भी जाना होगा, एक्सट्रीम लेफ्ट में जाना होगा तो उधर चले जाएंगे, एक्सट्रीम राइट में जाना होगा तो उधर चले जाएंगे, दोनों का घालमेल करना होगा तो वो कर लेंगे। इसलिए इनके यहाँ यह समस्या आती है। हमारे यहाँ व्यवस्थित विचारधारा की बात है, व्यवस्थित संगठन की बात है, इसलिए हमारा नेतृत्व भी स्पष्ट और व्यवस्थित रहता है। सर, विधानसभा 2022 के चुनाव के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये स्वतंत्रता के अमृतकाल का पहला चुनाव है। इसलिए गुजरात, जहाँ से महात्मा गांधी निकले जिन्होंने हिंद स्वराज कहा था, वह जहाँ से सरदार पटेल निकले जिन्होंने पूरे भारत का एकीकरण किया, वह जहाँ से श्री नरेंद्र मोदी निकले जो स्वतंत्र भारत के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, तो मेरे विचार से स्वतंत्रता के काल में स्व को स्थापित करने में जो एजेंडा अधूरा रह गया था, जो गांधी जी का स्वप्न और तिलक का स्वप्न और सरदार पटेल का अभियान जो शेष रह गया था और जिसे पूरा करने में मोदी जी लगे हुए हैं,
उस दिशा में गुजरात की जनता अपना महत्वपूर्ण जनादेश देगी। और विकास के लिए ये गुजरात का मॉडल था जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा। इतना ही नहीं, मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूँ, 2011 में बहुत से लोग भूल गए, यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस यानी अमेरिकी संसद की अनुसंधान शाखा ने गुजरात की तारीफ की थी उस दौर में जब यहाँ के लोग उल्टी सीधी बातें बाहर लिखते नहीं अघाते थे। तो गुजरात के विकास के जिस मॉडल की प्रदेश ही नहीं देश और विदेश तक प्रशंसा हुई है, तो मानी हुई बात है उस दिशा में और आगे बढ़ने के लिए और बड़ा संबल गुजरात की जनता इस बार प्रदान करेगी। सर, जनरली गुजरात में तीसरा जो पॉलिटिकल पार्टी है वो कभी सफल नहीं हुआ है। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है विधानसभा 2022 में होना जा रहा है जिस तरह तीसरी पार्टी ने एंट्री किया है, और वो पार्टी गुजरात के बाहर की पार्टी है। अभी तक जो भी तीसरी पार्टी आई वो गुजरात की ही तीसरी पॉलिटिकल पार्टी थी। अभी जो पार्टी है वो दिल्ली से आई है, तो उसके बारे में आप क्या कहोगे? क्या सक्सीड होगा और उसको विफल करने के लिए क्या रणनीति रहेगी? मैंने ये बात पहले भी कही है, पहले तो एंट्री कितनी है क्या है ये तो गुजरात की जनता तय करेगी। परंतु जो बात मैंने पहले भी कही कि इस चुनाव में कांग्रेस सिर्फ ज़मीन बचाने के लिए राजनीति कर रही है, आम आदमी पार्टी हैसियत बनाने के लिए राजनीति कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी चुनाव में सरकार बनाने के लिए चुनाव के मैदान में। अब जहाँ तक हम इसकी बात कहें तो ये तीसरी तो नई नवेली अजब अलवेली पार्टी है। इसने तो ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं जो आपका दिमाग घूम जाएगा। ये वो थे जो कहते थे आरोप लगते इस्तीफा देना चाहिए, जांच बाद में होनी चाहिए, और आज इन्होंने क्या उदाहरण प्रस्तुत किया। हम लोगों को याद है जब हम लोग काफ़ी यंग हुआ करते थे और लालू प्रसाद यादव जी जेल गए तो उनसे पत्रकारों ने पूछा कि भाई अभी तक तो आप राज कर रहे थे, अब क्या करेंगे? तो थोड़ा वो भोजपुरी लहजे में वो एक्सेंट में बोले, कहा जलवे से राज करेंगे। कहने मतलब क्या, जेल से? कहने मतलब जलवे से राज करेंगे। और फिर ये कहा जाता था कि वो इनडायरेक्टली जेल से सरकार चलाते थे। पर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में वो मॉडल दिया है कि उनके एक मंत्री 5 महीने से जेल में हैं और वो मंत्री पद पर बरकरार हैं, यानी जलवे से शासन कर रहे हैं। ऐसा उदाहरण भारत की राजनीति में आपको कहीं नहीं मिलेगा। अरे ममता बनर्जी ने भी जिन नेता पे आरोप लगा उनको सरकार से हटा दिया, मगर इन्होंने नहीं हटाया। सोचिए, इस प्रकार का दोहरा चरित्र रख के इस प्रकार का मॉडल लाने वाले, दिल्ली में दम घोटू हवा का मॉडल। जमुना के बारे में कहते थे 5 साल में इतना साफ कर देंगे कि नहाने लायक हो जाएगी। वहाँ आपने देखा कि किस तरीके से फेना तैर रहा था, उसका मॉडल, दारू का दरिया बहाने का मॉडल, फिर उसके बाद बिजली में भ्रष्टाचार का मॉडल, और जेल में जलवे से राज कर रहे मंत्री का मॉडल। मुझे लगता है ये एक ऐसा असली चेहरा है जिसके ऊपर वो कोई भी मुखौटा लगाकर यहाँ प्रयास करें तो गुजरात की प्रबुद्ध जनता को वो भ्रम में नहीं डाल सकते। सर, जहाँ तक रोजगारी है, शिक्षण है, किसानों का प्रश्न है, नहीं मात्र विपक्ष आक्षेप कर रही है बल्कि उसके बारे में जनरल जो पब्लिक है, जो किसान तो किसान लोग है, शिक्षण तो विद्यार्थियों है, शिक्षकों है, रोजगारी है तो बेरोजगार लोग हैं, वो सही तरीके में आंदोलन चला रहे हैं। गुजरात में अभी थोड़े टाइम से आप देखते होंगे सतत आंदोलन का सिलसिला चालू रहा, जैसे कि किसान आंदोलन। तो किसान आंदोलन में खुद भारतीय जनता पार्टी की ही संस्था भारतीय किसान संघ ने ही आंदोलन का सूर उठाया। किसानों को जो दाम नहीं मिलता, शिक्षण की बात करें तो शिक्षक भर्ती में जो कौभांड होते हैं वो बारे में आक्षेप किया गया, भर्ती में सही तरीके से विद्यार्थियों को न्याय नहीं मिलता। इस तरीके रोजगारी है तो फिक्स वेतन की ज़्यादातर होती है, तो फिर उनका जीवन धोरण कैसे चलेगा वो एक प्रश्न था। इस तरह के आंदोलन का जो सिलसिला चलते हैं, कब रुकेगा ये आंदोलन का तरीका? देखिए, गुजरात की जनता के प्रति पूरी संवेदनशीलता के साथ और सक्रियता के साथ गुजरात की सरकार ने काम किया है। जहाँ तक वर्तमान परिस्थिति की बात है तो मैं तो एक और बात कहना चाहूँगा, गुजरात तो वो समाज है जहाँ सबसे ज़्यादा एनआरआईज हैं। मैं कहना चाहूँगा आप सभी लोग अपने अपने मित्रों से, रिश्तेदारों से जाके पूछिए, दुनिया में एक बड़ा देश बताइए जहाँ महंगाई की दर इस समय भारत से कम हो, जहाँ बेरोजगारी की दर भारत से कम हो। 63 देशों में 10% से अधिक है, 2.5 अंक में महंगाई की दर। इस विपरीत परिस्थिति में भी भारत में आज भी महंगाई की दर विकास की दर से कम है और मोदी जी के नेतृत्व में कुशलता से कार्य चल रहा है इस विपरीत परिस्थिति में भी।
तो ज्यों-ज्यों ये कालखंड, पहले कोरोना की वजह से समस्या आई, फिर रशिया और यूक्रेन के युद्ध की वजह से समस्या है और उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है। अगर कोई ये कहे कि जी बाहर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो मैं कहूँ कम से कम गुजरात की जनता को तो ये नहीं कह सकता जिसको सब प्रकार की जानकारी अंदर और बाहर की रहती है। अन्यथा कांग्रेस पार्टी ये बता दे कोई एक देश जहाँ से जाके राहुल गांधी जी ने ज्ञान दिया हो और वहाँ महंगाई की दर भारत से कम हो। थाईलैंड, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली, अमेरिका। जरा केजरीवाल जी बता दें कि जिस जहाँ के अखबार को वो छपवाने की बात कहते थे, कितना मुश्किल है न्यूयॉर्क टाइम्स में, आसान नहीं है छपवाना, जरा उस देश में और वहाँ की अर्थव्यवस्था के बारे में बता दें, तब वो कहें। मेरा मानना है कि इस भयंकर काल में, जिस समय आप यूँ समझिए कि समुद्र में सुनामी आई हुई है, अगल बगल के जहाज पलट गए। मैंने बड़े देशों की बात कही, मैं पाकिस्तान श्रीलंका की बात नहीं कह रहा हूँ, वो तो उलट पलट गए सब। चाइना में इस प्रकार की खबरें आई कि हुनान प्रोविंस में बैंक डिफ़ॉल्टर हो गए और वहाँ, चूँकि चाइना से सही खबर तो आती नहीं पूरी, कि वहाँ टैंक तक लगाने पड़े कि कहीं लोग आके बैंक पे आक्रमण न कर दें, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई। इस सुनामी में हमारे जहाज़ का कैप्टन जिस कुशलता के साथ जहाज़ को चलाते हुए चल रहा है, तो वो लोग कह रहे हैं जहाज़ पलटते हुए मत देखो, सुनामी को मत देखो, ये थोड़े थोड़े से झटके जो लग रहे हैं, ऐसा क्यों लग रहा है। परंतु आप आश्वस्त रहिए कि आने वाले समय में सरकार पूरी दक्षता के साथ इस समस्या का निवारण करेगी और गुजरात के अंदर भी ज्यों-ज्यों अब अर्थव्यवस्था पटरी पे आती जा रही है, त्यों-त्यों ये सारी समस्याएं स्वतः सॉल्व होंगी। सर, खास કરીને राजनीति की बात है, वहाँ तक आप देख सकते हैं 10-15 साल से ऐसा ज़्यादा हो रहा है, वाणी, वर्तन और व्यवहार कहीं ना कहीं उसको संयम नहीं रखते हैं पॉलिटिकल लीडर जो भी है। मैं कोई एक पक्ष की कि एक व्यक्ति की बात नहीं है, कि अभी जो बात सामने आई है वो मधुसूदन मिस्त्री, कांग्रेस का जो नेता है, जो भी उच्चारण किया, ये एक मधुसूदन मिस्त्री नहीं है। अनेक नेताओं की जो बात है वो कोई भी, चाहे भाजपा पार्टी का है, कांग्रेस पार्टी का है, आप पार्टी है, अदर पार्टी का है, लेकिन वो लोग सिर्फ सत्ता की कुर्सी लेने के लिए, कई लोग जो भी आक्षेप, जो भाषा का प्रयोग करते हैं, वाणी, वर्तन और व्यवहार, मैं तीनों की बात करता हूँ, ये स्टॉप करने यानी बंद करने के लिए, प्रतिबंधित करने के लिए नेताओं को क्या करना चाहिए? उसको संयमित करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा ये मानना है कि जो राजनीतिक वर्ग है जिसका कार्य समाज को नेतृत्व देना है, तो उसके साथ साथ मूल्यों की स्थापना और मूल्यों का संरक्षण भी उसी का कार्य है। यदि मधुसूदन मिस्त्री जी जैसे व्यक्ति प्रधानमंत्री जी के बारे में ऐसी गर्हित भाषा, निंदनीय भाषा का प्रयोग करेंगे, औकात जैसे शब्दों का प्रयोग करेंगे, और कुछ महीने पहले की तो बात है जब प्रधानमंत्री जी की मृत्यु की कामना और मृत्यु के प्रकार तक कभी कोई महाराष्ट्र में नेता बोलता था तो कोई कहीं नेता बोलता था कांग्रेस का। और इसकी भी शुरुआत दुर्भाग्यवश 2007 में गुजरात विधानसभा चुनाव से ही हुई थी, जब सोनिया गांधी जी ने मौत के सौदागर जैसे शब्द बोले थे, और वहाँ से वो प्रक्रिया जाते जाते मोदी जी के बारे में क्या क्या नहीं बोला गया, बोटी बोटी काट डालूंगा लेके तू चाय बेच और कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, और अन्य कितने प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया। तो मैं ये मानता हूँ कि जब ये स्वतंत्रता का अमृत काल आ गया है तो सभी दलों को विचार करना चाहिए कि इस विष से मुक्ति मिले, ताकि नेताओं के प्रति जो जनता में विश्वास का क्षरण हो गया है वो पुनः स्थापित हो। अन्यथा ये क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता का संकट और गहराता चला जाएगा। क्योंकि अपने आचरण में, जो आपने कहा ना, चाल, चिंतन, चेहरा, चरित्र, तीनों में परिमार्जन, सब चीज़ों में परिमार्जन करना पड़ेगा, तब आप सही दिशा दे पाएंगे। और अन्यथा तो फिर जनता देखती है और जो उचित प्रत्युत्तर होगा ऐसे नेताओं को देगी। सर, विधानसभा के बारे में क्या कहोगे? 182 सीट है, क्या? मैं सिर्फ ये कहूँगा कि पिछले सभी कीर्तिमानों को तोड़ते हुए एक नया इतिहास भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गुजरात की जनता हमें आशीर्वाद देकर बनाएगी। सर, खास करके जो मतदान है, मतदान की टकावारी भी बढ़े, लोगों मतदान की ओर ज़्यादा आकर्षित हो, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हुए, आप क्या कहेंगे? देखिए, मतदान के प्रति जनता में जागरूकता के लिए हमारी सरकार आने के बाद हमने काफ़ी प्रयास किया। और आप देखें 2014 के बाद जितने भी मतदान हुए, इवन मोदी जी के राइस के समय से ही 2013 ऑनवर्ड्स भी अगर आप देखें, तो मतदान के प्रतिशत में हर राज्य में उत्तर सुधार हुआ है। लगभग आज से 10 साल पहले औसतन जिन राज्यों में जो भी मतदान होता था, आज 5 से 10% अधिक मतदान होता है, कहीं कहीं तो 12-15% तक अधिक मतदान हो रहा। तो मैं प्रदेश की जनता से भी ये अनुरोध करूंगा कि मतदान, मताधिकार आपका अधिकार है, और निश्चित रूप से जाएं और देश को सही दिशा में
स्थापित करने के लिए अपना मत दें, अन्यथा आचार्य चाणक्य का यह वाक्य याद रखें कि इस राष्ट्र को उतनी क्षति दुर्जनों की दुर्जनता से नहीं हुई है जितनी सज्जनों की निष्क्रियता से हुई है। तो आपका वोट न देना भी प्रकारांतर से किसी अवांछित व्यक्ति को या किसी नकारात्मक शक्ति को मजबूत करता है, इसलिए अपने वोट का सकारात्मक और राष्ट्र के हित में जाकर प्रयोग करें। सर, प्रधानमंत्री ने जिस तरह पहले मुख्यमंत्री बाद में प्रधानमंत्री, अब जो विश्व गुरु का संकल्प किया है, किस तरह देखते हो आप? देखिए, भारत विश्व का एक ऐसा देश है जिसकी मूल प्रवृत्ति को मोदी जी ने समझा रहे हैं। वो उसको मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री बनने के बाद वो पहला प्रस्ताव यूनाइटेड नेशंस में लाए, योग। 173 से अधिक देशों ने योग के प्रस्ताव का संयुक्त राष्ट्र संघ में समर्थन नहीं किया। वो द्वितीय प्रस्तावक बने, सेकंड प्रपोजर, जो यूएन की हिस्ट्री में रिकॉर्ड है। कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं हुआ। 170 से अधिक देशों ने उसको खुद प्रपोजर बन गए हैं उसके। और आप देखें कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। ये क्या है? ये भारत की प्रभाव है, एक सकारात्मक प्रभाव है। जैसे आज लोग कहते हैं कि भाई चाइना वर्ल्ड को डोमिनेट करता है, चाइना वर्ल्ड को डोमिनेट कर रहा है, तमाम कंट्री में चाइना का डोमिनेशन दिख रहा है। हम योग के रूप में जो कर रहे हैं, ये क्या है? ये मोटिवेशन दिख रहा है। हम गुरु बनना चाहते हैं जगत के, क्योंकि गुरु प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है, पावर डोमिनेट करता है। अब आप देखिए, एक और उदाहरण देना चाहता हूँ। मंगोलिया एक ऐसा राज्य था, राष्ट्र था, जहाँ आज तक कोई भारत का प्रधानमंत्री नहीं गया था। मोदी जी पहले प्रधानमंत्री थे। जब वहाँ गए तो वहाँ के राष्ट्रपति ने, जानते हैं उनको भेंट में क्या दिया? एक घोड़ा। घोड़े का नाम क्या था? कनथक, जो वहाँ घोड़ों की सबसे अच्छी ब्रीड का प्रतीक है। आप जाके देखिए तो मंगोलिया की पार्लियामेंट की बिल्डिंग के ऊपर एक बहुत बड़े घोड़े की स्टैचू लगी है। उसको वो कनथक कहते हैं। और कनथक जानते हैं किसके घोड़े का नाम था? भगवान बुद्ध के घोड़े का नाम कनथक था। सोचिए, मंगोलिया की संसद तक भारत का सकारात्मक प्रभाव है। और इसके बाद इस चीज का हमने कभी प्रयोग नहीं किया था। जब मोदी जी ने गीता, सबसे पहले जब विदेश दौरे पे गए जापान और अमेरिका 2014 में, उन्होंने भेंट किया, तमाम लोग मुद्दा उठाने लगे, कांग्रेस के नेता। अरे वो भूल गए, महात्मा गांधी ने कहा था ये कर्म योग शास्त्र, महात्मा गांधी ने कहा था अनासक्ति योग है। लोकमान्य तिलक ने कहा यह कर्म योग शास्त्र है। श्री अरबिंदो और डॉक्टर राधाकृष्णन ने गीता के बारे में क्या लिखा? अब इसे क्या कहें, बुद्धि कहें, दुर्बुद्धि कहें कि उसमें जिहाद नजर आने लगा। तो भारत विश्व गुरु में किन किन कारणों से बन सकता है, किस आधार पर बन सकता है, और विश्व को सकारात्मक दृष्टि से साथ में लेकर बन सकता है, मोदी जी ने उस बिंदु को संभाला है, समझाया है और उत्तरोत्तर विश्व में स्थापित कर रहे हैं। इसलिए अमृतकाल में हम आश्वस्त हैं। जैसे आज से 25 साल पहले कोई सोच सकता था कि चाइना अमेरिका को आंख दिखा सकता है? आज दिखा रहा है ना, वो तो आंख दिखा रहा है। आश्वस्त रहिए, 25 साल में हम दुनिया को नई राह दिखा रहे होंगे। सर, स्टार्टअप के बारे में आप क्या कहोगे? जिस तरह पूरे देश भर के युवा लोग आगे आ सकते हैं, आत्मनिर्भर भी बन सकते हैं, वो संकल्प पार होगा। देखिए, जब हमारी सरकार नहीं आई थी उस समय 500 के आसपास स्टार्टअप थे। अगर आज आप देखें तो 1 लाख के आसपास स्टार्टअप है। हजारों स्टार्टअप गुजरात में शुरू हुए। गुजरात में सबसे ज़्यादा नए स्टार्टअप शुरू हुए। इन्होंने क्या किया है कि अब जैसे 100 से अधिक यूनिकॉर्न कंपनीज बनी, इन्होंने भारत की जो नैसर्गिक प्रतिभा थी उसको आगे बढ़ाने का कार्य किया है। हमारी सरकार ने यह व्यवस्था सुनिश्चित की है कि लोग स्वरोजगार की तरफ बढ़ें, चाहे वो छोटे स्तर पर मुद्रा योजना और स्टार्टअप इंडिया से हो या बड़े स्तर के ऊपर यूनिकॉर्न तक हो। और गुजरात तो अध्यवसायी प्रदेश है, जहाँ की जनता व्यवसाय और उद्यम के लिए सबसे आगे रहती है। यानी बिजनेस में तो कहा जाता है भाई गुजरातियों का तो कोई सानी नहीं होता, इस प्रकार की बात कही जाती है। तो मानवीय बात है, जो ये नए भारत में नया प्रभाव लाने का प्रयास प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, तो जो राज्य नैसर्गिक रूप से उद्यमिता के लिए एक केंद्र रहा है, तो वो तो इसमें और केंद्रीय भूमिका निभाना चाहिए। जी सर, अब अंतिम सवाल है, मतदारों को आप क्या संदेश देंगे? मैं मतदाताओं से सिर्फ यह संदेश दूंगा कि देश मोदी जी के नेतृत्व में एक नए मुकाम की तरफ आगे बढ़ रहा है। आप उस मुकाम में आइए और पूरा प्रबल योगदान दीजिए। और अभी अभी दीपावली का पर्व गुजरा है, तो रामायण के उस कथानक को भी ध्यान रखिए कि जब माता सीता का हरण करने के लिए रावण आया था, तो वो राक्षस के वेश में नहीं आया था, साधु के वेश में आया था।
और बार बार उनसे आग्रह कर रहा था कि लक्ष्मण रेखा पार करके इधर आ जाइए, और गलती से जैसे ही लक्ष्मण रेखा पार हुई तब उसका वास्तविक सत्य दिखा था, वास्तविक स्वरूप। तो गुजरात की जनता जो धर्म में भी बहुत आस्था रखती है, वो ये भी ध्यान रखे कि कोई व्यक्ति आया है या जो भी विपक्षी दल हैं उनका असली चेहरा क्या है और वो आवरण क्या ओढ़ के आए। धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी लोगों तक भी एक मैसेज दिया, धन्यवाद। આ હતા રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા સુધાંશુ ત્રિવેદીજી, જેમણે એક સંદેશ ન માત્ર ભારત પરંતુ વિશ્વગુરુનો સંકલ્પ સાકાર કરવાનો છે, ત્યારે રાજકીય કારણો અને તારણો વિના રાજકીય નેતાઓએ પણ પોતાની વાણી, વર્તન અને વ્યવહાર પર સંયમ પોતપોતાની રીતે રાખવો પડશે અને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનો જે વિશ્વગુરુનો સંકલ્પ છે એ સાકાર કરવાની દિશામાં ભારત આગળ વધી રહ્યું છે, ત્યારે સમગ્ર દેશવાસીઓએ પણ આ તરફ આગળ વધશે અને તેના માટે સૌએ સાથે રહીને જહેમત ઉઠાવવી પડશે, ત્યારે વિશ્વગુરુનો સંકલ્પ સાકાર થશે।